शालिनी और शेखर एक डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते थे। वो अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहाड़ों में शादी के लिए पहुंचते हैं। हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद किसी वजह से पूरे होटल में आग लग जाती है। दूल्हा और दुल्हन के सारे कपड़े और गहने बर्बाद हो जाते हैं। शालिनी और शेखर को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। देखो बच्चों, मैं मानती हूँ जो हुआ वो बुरा हुआ, पर भगवान का शुक्र मनाओ कि किसी भी इंसान को कुछ नहीं हुआ, वरना हम सबकी जान जा सकती थी। शेखर, शालिनी, तुम दोनों के सारे घर वाले, सारे दोस्त यहाँ हैं, पंडित जी भी यहाँ हैं, शादी का मुहूर्त भी है। मैं तो कहता हूँ यहीं पास के किसी मंदिर में कर लेते हैं शादी। आखिर शादी तो शादी होती है, वो चाहे बड़े होटल में हो या छोटे से मंदिर में। मैं राजी हूँ, जब तक शालिनी साथ है तब तक मैं कैसे भी शादी करने को राजी हूँ। पर मेरी शादी का जोड़ा मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को। कुछ तो होगा बेटा, कोई भी कुर्ता, साड़ी, कुछ भी चलेगा। बस एक काला कुर्ता है मेरे पास, मैंने बाहर निकाल कर रखा था उसे। बस तो हो गया, आज के मुहूर्त में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पर काला रंग शादी में? ये रंग वंग का टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, तुम्हें तो हम पहले ही अपनी बेटी मान चुके हैं और हम जानते हैं कि तुम दोनों के लिए एक दूसरे से बेहतर पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता। पहाड़ में एक ही छोटा सा मंदिर था जहाँ शालिनी और शेखर की शादी हो जाती है। शालिनी ने काला कुर्ता पहना और शेखर ने भी एक सिंपल सी शर्ट। सारे मेहमान ये देखकर चौंक जाते हैं कि दुल्हन ने काला पहना है। शालिनी और शेखर को सबकी नजरें उनके ऊपर महसूस हो रही थी, पर उन्हें अपने परिवार का आशीर्वाद और अपना मनपसंद जीवन साथी मिल गया था। शादी की रस्म खत्म करके शालिनी अब अपने ससुराल आ जाती है। गांव के कई लोग बीच बीच में शालिनी से मिलने आ जाया करते थे। काला पहनने का सोच ही लिया था तो इतना बड़ा अपशगुन तो होना ही था। चाची, मैंने जानबूझ के नहीं पहना था काला कुर्ता, वो तो आग लग गई थी। हाय, कैसी फूटी किस्मत तुम्हारी, बिया के नए घर आई तो वो भी अपने साथ इतना बड़ा नुकसान लेके। मेरी भी तो शादी के सपने टूट गए काकी, ऐसे मत कहिए। गांव वाले बात का बतंगड़ बनाने में समय नहीं लगाते। जल्द ही सारे गांव में शालिनी को सब कालिनी के नाम से पुकारने लगे। शादी के पहले लगी आग और उसके काले कुर्ते को जोड़कर सब उसे बुरी नजरों से देखने लगे थे। क्या हो गया शालू? बहुत दिन से देख रहा हूँ, तुम्हें कोई चीज सता रही है। आपकी भी तो शादी हुई थी, आग तो आपके कपड़ों में भी लगी थी, पर गांव वालों को उसमें सिर्फ मेरी ही गलती दिखाई देती है। गांव वालों को क्या है, उनकी बातों का बुरा मत मानो, कुछ दिन में भूल जाएंगे। 6 महीने हो गए हैं, अभी तक तो नहीं भूले। आपको पता है, आज मैं वही काला कुर्ता पहनकर बाजार गई थी। मेरे आते ही सब बाजार से भाग गए। कहते हैं मैं अपशगुन लेकर आई हूँ। मुझे सब पीठ के पीछे शालिनी नहीं कालिनी बुलाते हैं। शालिनी को वाकई में उस दिन बहुत बुरा लगा था। गांव वालों ने उसे किसी चुड़ैल की तरह महसूस कराया था उस दिन। पर शालू, तुमने तो मुझे ये सब बताया ही नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। माँ तो मुझे खुश होके बस लॉटरी के बारे में बता रही थी। हाँ, माँ जी को थोड़ी ना सहना है सब। जिंदगी की हर खुशी भूल गई हूँ मैं। ये 1 लाख की लॉटरी भी खुश नहीं कर रही है मुझे। अक्सर जब शालिनी काला कुर्ता पहनकर बाहर जाती तो गांव वालों के व्यवहार से परेशान होकर आती, पर 3-4 बार के बाद शालिनी और घर वालों को ये दिखने लग गया था कि जब भी वो काला कुर्ता पहनती तब घर वालों का कुछ न कुछ अच्छा होता था। ये संयोग है या किस्मत? बहू, तुझे नहीं लगता कि इस काले कुर्ते में कोई जादू है? हाँ माँ जी, अब तो मुझे भी लगने लगा है। पहली बार 1 लाख की लॉटरी लगी, दूसरी बार आपके खोए हुए सोने के झुमके मिल गए, तीसरी बार पिताजी का बड़ा बिल क्लियर हो गया और आज तो चमत्कार ही हो गया। वही तो, अचानक से शेखर को कंपनी का मैनेजर बना दिया गया। पर ये कुर्ता तो मैंने पहले भी पहना हुआ था, अभी अचानक कैसे इसमें जादू आ गया? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। कल तू फिर से ये कुर्ता पहन लेना। अगर कल भी कुछ जादुई हुआ
तो इसका मतलब सच में इसमें जादू है। दूसरी सुबह शालिनी काला कुर्ता पहनकर तैयार हो जाती है। उसे बाजार से कुछ सामान लाना था और घर के कुछ बिल भी भरने थे। बाजार की कड़क धूप में शालिनी जादू के बारे में भूल ही गई थी। वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाती है। रघु चाचा, ये बिजली का बिल भरना था मुझे। हाँ बेटा, ये फॉर्म भर दो और पैसे मुझे दे दो, मैं भरवा दूंगा। शालिनी पैसे देकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि रघु चाचा उसे पैसे वापस कर देते हैं। बढ़िया हो शालिनी। बधाई? क्यों? तुम हमारी आज की 100वीं कस्टमर हो। अच्छा ठीक है, पर उसके लिए बधाई क्यों? और ये पैसे? टाटा इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ से आज के 100 कस्टमर को एक लकी प्राइज मिलता है। अब तुम्हें 1 साल के लिए बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। शालिनी खुशी से भागते हुए अपने घर पहुंचती है। माँ जी जादू! सच में जादू ही है ये काला कुर्ता। बिजली का बिल 1 साल के लिए नहीं भरना है अब। सास और बहू खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। शालिनी के काले कुर्ते में जादू है ये पूरे गांव को पता चल गया था और गांव वाले इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे। अपनी शादी का अपशगुन छुपाने के लिए झूठ बोल रही होंगी ये सास बहू। हाँ, मुझे तो लगता है कोई जादू वादू नहीं है, और अगर ऐसा है तो हमें भी करके दिखाए। गांव वालों की एक दूसरे में बातें होने लग जाती हैं कि शालिनी और उसकी सास झूठी हैं। ये बात शालिनी तक पहुंचती है। माँ जी, आपने सुना गांव वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ सुना मैंने, वो तुम्हारे कुर्ते का जादू का भरोसा ही नहीं करते। दूसरी सुबह शालिनी फिर से काला कुर्ता पहनकर बाजार निकलती है। सारे गांव वालों की उस पर नजर टिकी हुई थी। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? नहीं, हम तो बस देख रहे थे कि जादुई कुर्ता कैसे दिखता है। जरा ये ग्लास को गायब करके दिखाओ अपने जादुई कुर्ते से। सारा गांव शालिनी पर हंस रहा होता है और सब उसको ताने मार रहे थे। शाम को पूरा गांव मंदिर में आरती के लिए आ जाता है। शालिनी के काले कुर्ते की वजह से पुजारी उसे अंदर आने से मना कर देता है। नहीं, मैं तो जाऊंगी अंदर। काला कपड़ा पहन लिया तो क्या हो गया? मेरा दिल तो साफ है ना। मेरी श्रद्धा का भगवान के ही रंग में है। शालिनी और पुजारी की ये बहस देखकर सारे गांव वाले मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अचानक से बहुत जोर का भूकंप आता है और गांव का जर्जर मंदिर वहीं ढेर हो जाता है। हे भगवान, आपकी लीला अपार है। शुक्र है हम सब मंदिर से बाहर निकल गए थे, वरना सारे के सारे मारे जाते। आखिरकार मेरे बहू के काले कुर्ते की वजह से ही बाहर आए ना सब लोग मंदिर से, तो बचा लिया ना इसके काले कुर्ते ने तुम सबको। गांव वाले ये बात आखिरकार मान ही लेते हैं कि अगर वहाँ शालिनी नहीं आई होती तो पुजारी से उसकी कहासुनी नहीं होती और सारे गांव वाले मंदिर से बाहर भी नहीं आते। उस दिन के बाद से सब शालिनी को ताने मारने और अपशगुन बोलना बंद कर देते हैं और सब उसके साथ प्यार से पेश आते हैं। नीना के बर्थडे की सुबह उसकी माँ और बाबा मिलकर उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस लेकर आए। शाम को घर सजा था और बस अब केक आने की देरी थी। दोनों माता पिता नीना को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर बाजार से केक और समोसा लाने गए। नीना इंतजार कर रही थी पर उसके माता पिता कभी वापस नहीं आए। उन दोनों की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तुम्हारे भाई बहन तो मर गए और इस लड़की को हमारे पल्ले छोड़ गए। इतनी महंगाई है, इसका खर्चा कौन उठाएगा? नीना को मजबूरन अपनी चाची के घर में रहना पड़ा। उसकी चाची ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया और उसे घर में काम करने बैठा दिया। देख नीना, तू मेरे घर का सारा काम करेगी, उसके बदले में खाना और सोने के लिए ये किचन मिल जाएगा तुझे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। जी चाची, मैं काम कर लूंगी चाची। नीना की चाची और उसकी बेटी स्वाति मिलकर नीना का जीना हराम कर दिया था। ठीक 1 साल बाद नीना का बर्थडे फिर आता है
और वो अपने बर्थडे की ड्रेस को पकड़कर रोते हुए सो जाती है। दूसरी सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो ड्रेस उसके हाथों में चुभ रही थी। उसने अच्छे से देखा तो वो ड्रेस हीरे की बन चुकी थी। चाची, मुझे एक चीज दिखानी है आपको। नीना के चाचा उससे प्यार तो करते थे पर अपनी बीवी के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। नीना का उस घर में बस वही एक सहारा थे। बेटा, ये तो हीरा है, पूरा ड्रेस हीरे का है। हाँ, अब मैं क्या करूँ इसका? इसको अपने चाची से छुपा के रखना। भैया और भाभी की एक ही निशानी है तुम्हारे पास। जी चाचू। नीना रात रात को चुपके से वो ड्रेस पहनकर अपने आप को देखती थी आईने में। एक रात उसने देखा उसकी रजाई में एक बड़ा सा छेद है। काश मुझे एक नई रजाई मिल जाती। इस छेद की वजह से रात भर ठंड लगती रहती है। जैसे ही नीना ने ऐसा कहा, वो रजाई धीरे से चमकती हुई एक नई रजाई में बदल गई। नीना खुश हो जाती है और अपनी ड्रेस को फिर से छुपाकर सो जाती है। दूसरी सुबह, ए लड़की, उठ उठ जल्दी। जी चाची, मैं उठ गई। सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई ये रजाई? मैंने चोरी नहीं की चाची, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक चोर को पाल कर रखा है मैंने। गांव वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? पर चाची, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये इतनी सुंदर और नई रजाई तुझे तेरे मरे हुए माँ बाप देकर गए हैं? चाची, माँ बाबा के बारे में कुछ मत कहिए। चुप, बिल्कुल चुप। जुबान लड़ाती है। वो जो धोने को कपड़े निकाले हैं वो खुद धुल जाएंगे। जा काम कर अपना। नीना को दिन भर काम करने के बाद चाची उसे रात को गेहूं पीसने दे देती है और खुद आराम से सो जाती है। दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ, ऊपर से रात को भी चाची काम दे देती हैं। नीना उदास होकर गेहूं पीस रही थी कि उसे हीरे के ड्रेस की खनखनाहट सुनाई दी और उसे याद आया कि उसके पास वो जादुई हीरे की ड्रेस है। अच्छा हाँ, मैं तो उस ड्रेस की जादू से भी कर सकती हूँ ये सारे काम। नीना ड्रेस पहनती है और झट से सारा गेहूं खुद पिस जाता है। नीना उठ, तुझे बोला था ना सारा गेहूं पीस देना। यहाँ खर्राटे मारकर सो रही है कामचोर। पर चाची, गेहूं तो पीस लिया सारा। क्या? हाँ, वो देखिए। चाची सारे पिसे हुए गेहूं को देखकर चौंक जाती है। धीरे धीरे नीना की जिंदगी अब काफी आसान हो जाती है। जब भी चाची कुछ काम देती तो नीना चुपके से अपने हीरे का ड्रेस पहनती और झट से काम कर लेती। एक दिन चाची और उसकी बेटी मिलकर बातें कर रहे थे। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की सारा का सारा काम टाइम पर कैसे खत्म कर लेती है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि कुछ दिनों से बड़ी खुश रहती है। चाहे जितना भी काम दे दो उसे, मुस्कुराते हुए मान जाती है। जितना काम हम उसको देते हैं उतना तो कोई रोबोट भी ना कर पाए आसानी से। ये कैसे कर लेती है? इस पर नजर रखनी पड़ेगी बेटी। माँ बेटी मिलकर नीना पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं। चाची नीना को बहुत सारा काम देकर आधी रात तक उसके बगल में बैठी रहती है। जैसे ही चाची की आंख लगती है, नीना अपने हीरे का ड्रेस निकालकर सारा काम खत्म कर लेती है। पर अचानक वहाँ स्वाति आ जाती है। माँ, उठो माँ, देखो इसके पास ये जादुई ड्रेस है। हाँ, वही तो मैं सोचूं कि इतना सारा काम कैसे कर लेती है तू। ला, दे मुझे। नहीं, ये मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है। माँ, ये तो हीरे लगे हुए हैं इसमें। साली एहसान फरामोश, मैं 1 साल से तुझे पाल रही हूँ। तेरे सारे खर्चे खुद के पैसों से कर रही हूँ और सारे हीरे खुद के लिए रख रही है तू। अब तो ये ड्रेस मैं लेकर ही रहूंगी। नहीं, प्लीज प्लीज चाची, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही चाची नीना का ड्रेस छीनने आती है, सारे हीरे कांच में बदल जाते हैं और चाची के हाथों में चुभ जाते हैं। हाय, कितना दर्द हो रहा है। स्वाति, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? छीन ले उसकी ड्रेस। स्वाति भी अपनी माँ की तरह नीना के बदन से ड्रेस उतारने जाती है तो हीरे कांच बनकर उसके पूरे शरीर में चुभ जाते हैं। माँ, मुझे भी लग गई। बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है।
गिरा देते हैं इस ड्रेस के ऊपर, सारे कांच चुभकर मर जाएगी, फिर ये ड्रेस हमारा। चाची और स्वाति मिलकर नीना को गिराने आते हैं, पर नीना जब वो ड्रेस पहने हुए गिरती है तो उसके लिए वो ड्रेस बिल्कुल रुई सी मुलायम बन जाती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आज हीरे के लिए आप मेरी जान भी लेने को तैयार हो। अरे नहीं नहीं बेटी, हमें छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? हम तो तुम्हारे माता पिता की समान हैं। रह जाओ तुम यहाँ, बस बीच बीच में थोड़े हीरे देते रहना। नीना गुस्से में अपना सारा सामान और हीरे का ड्रेस पैक करके घर से निकल जाती है। अपने ड्रेस से छोटे छोटे हीरे निकालकर वो खुद के लिए एक घर खरीद लेती है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है शहर में। नीना अपनी चाची और उसकी दुष्ट बेटी से दूर अपनी एक नई और खुशहाल जिंदगी बिताती है। ये जादुई कहानी है मुनमुन की, जो अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मुनमुन के पिता दर्जी थे, जो दिन रात कड़ी मेहनत करते, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। फिर भी वो सब खुशी खुशी रहते थे। सभी नगरवासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो। एक दिन वहां की महारानी ने सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, क्योंकि उस दिन उनके बेटे और राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों सुनो। हमारे प्यारे राजकुमार 12 साल के हो गए हैं, जिसकी खुशी में महारानी ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है, जो अगले महीने की 1 तारीख को होगी। साम्राज्य के सभी बच्चों को उसके लिए न्योता दिया जाता है। जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। महल के अंदर पार्टी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ये पार्टी हमारी जिंदगी की सबसे खास पार्टी होगी। तुम क्या पहनोगी? मेरे पापा ने मुझे एक सुनहरा गाउन खरीदवाया है, मैं तो वही पहनूंगी। और मैं अपना सुंदर सा लाल गाउन पहनूंगी। तुम क्या पहनोगी मुनमुन? ओह, तुम इससे ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता नहीं, ये लोग बहुत गरीब हैं। इसके पास तो गाउन भी नहीं है। अरे हाँ, इसके तो रोज के पहनने वाले कपड़े भी फटे हुए हैं। क्या हुआ मुनमुन, तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ, तुम इतनी उदास क्यों हो मुनमुन? इस पार्टी में बहुत मजा आएगा। तुम्हारा मन नहीं है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम महारानी के न्योते को मना नहीं कर सकती। लेकिन कैसे पापा? मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होंगे, लेकिन मैं क्या पहनूंगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और इसमें तो वैसे भी पैसे बहुत लगते हैं। खैर, उस दिन पूरी रात मुनमुन बहुत उदास रही। उसके परिवार वाले भी उसे खुश नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, वो सुबह सुबह बाहर गांव में खेलने निकल गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। मुनमुन में एक बहुत खास बात थी। उसे पेड़, पक्षी, पौधे और जानवर बहुत पसंद थे। वो इन सब से इतना प्यार करती थी कि वो एक दिन भी उनके बगैर नहीं रह सकती थी। वो रोज सुबह खेलने निकल जाती
और पूरे दिन पेड़, पक्षी और जानवरों से बात करती थी। ओह मेरे दोस्तों, तुम मुझे बहुत बहुत खुशी देते हो। मुझे लगता है मुझे ओक ट्री की ठंडी छांव में जाकर बैठना चाहिए। कितना आराम है यहाँ। लेकिन ओह नहीं, महारानी की पार्टी जल्द ही आने वाली है। मुझे क्या पहनना चाहिए? ये नहीं हो सकता। मेरी छाया के नीचे छोटी बच्ची रो नहीं सकती। कौन? कहाँ? कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? ऊपर देखो। पेड़, क्या ये तुम हो? तुम बात कैसे कर सकते हो? ऐसे ही होता है जब आप इतने सालों तक अकेले घनघोर जंगल में अपनी जिंदगी गुजारते हो तो आप जादुई बन जाते हो। अब तुम बताओ, तुम मेरी छाया में बैठकर रो क्यों रही हो? ओह, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चलो भी बच्चे, बताओ मुझे, मेरे पास पूरे दिन अकेले इस जंगल में बैठने के अलावा और काम ही क्या है? शुरू हो जाओ। एक बढ़िया कहानी सुनाओगी तो मजा आ जाएगा। फिर शायद, क्या पता, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ओह पेड़, मैं तुम्हें क्या बताऊं? गांव के सभी बच्चे महल में होने वाली राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं और वो सभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, लेकिन मेरे पास तो एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। तो क्या तुम मुझे एक अच्छा गाउन दे सकते हो? शायद तुम्हारी जादुई शक्तियाँ काम आ जाए। सच में बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिंड्रेला हो और मैं कोई पंपकिन फेरी? नहीं, मैं इस तरह का जादू नहीं कर सकता। ओह, कोई बात नहीं। खैर, अब मुझे घर चलना चाहिए। रुको बच्चे, मैं ऐसा जादू तो नहीं कर सकता जो फेरी गॉड मदर कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता सकता। ये पूरा जंगल ही अपने आप में जादुई है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? तुम हर रोज आती हो। यहाँ की हर चीज, ये पेड़ पौधे और ये पक्षी और जानवर, इन सब में अपने किस्म का जादू है। और अगर तुम अच्छे से मदद मांगोगी तो ये सब मिलकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। सब बच्चों के पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक खूबसूरत दिल है, और एक यही चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ यहाँ से, मेरे सोने का वक्त हो गया है। ओक ट्री की बातों ने मुनमुन का मन बहुत खुश कर दिया था, जिससे उसकी उदासी दूर हो गई थी और वो बहुत खुश थी। वो पेड़, पक्षी और जानवरों से बहुत प्यार करती थी, और जब उसने अपनी परेशानी के बारे में उन्हें बताया, प्यारी मुनमुन, तुम हमेशा से मुझे बहुत प्यार देती आई हो। मेरे गुलाब की सफेद पंखुड़ियाँ अपने गाउन के लिए तोड़ लो। तुमने मुझे शिकारियों से कितनी ही बार बचाया है। तुम मेरी पूंछ के पंख ले जाओ
और उससे अपना गाउन बना लेना। तुम मेरे फर ले जाओ प्यारी मुनमुन, इससे तुम अपने गाउन के लिए एक अच्छी बेल्ट बना सकती हो। और हम तुम्हारे बाल बनाएंगे, हम तुम्हारे सुंदर बालों को और सुंदर कर देंगे। शुक्रिया, इन कीमती उपहारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब का मैं गाउन कैसे सिलूंगी? ये सब अपने पापा के पास लेकर जाओ। चिंता मत करो, ओक ट्री का जादू तुम्हारे साथ है। ये सब क्या है? पापा, ये सब उपहार मुझे जंगल के पेड़ पौधे, पक्षी और जानवरों ने दिए हैं। क्या आप इनसे मेरे लिए एक गाउन बना सकते हैं? लेकिन कैसे? पापा, आप शुरू तो कीजिए, जंगल के जादू से सब बन जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करता हूँ। खैर, ये गुलाब की पंखुड़ियां तो जादुई हैं, इनको तो बड़ी आसानी से सिला जा सकता है। हाँ, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। मुझे कुछ दिन का वक्त दो बेटा मुनमुन। मुझे लगता है मैं इससे कुछ न कुछ कमाल का जरूर बना पाऊंगा। और इस तरह मुनमुन के पापा ने अगले 3 दिन तक कड़ी मेहनत की। जब भी उन्हें किसी चीज की कमी होती तो मुनमुन जंगल में भाग कर जाती और अपने दोस्तों से मांग कर ले आती। अगले 3 दिनों में गाउन बनकर तैयार था। वही रात पार्टी की रात थी और मुनमुन तैयार हो रही थी। ओह पापा, ये तो बहुत अच्छा है। क्या अब मैं इसे पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मुनमुन, चलो आओ, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। वाह, आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। थैंक यू पापा, थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा ताज। मेरी नन्ही राजकुमारी राजकुमार के जन्मदिन में जाने के लिए तैयार है। जैसे ही मुनमुन घर से बाहर निकली, उसने गहरी ठंडी सांस ली और उसी वक्त आसमान से उस सितारे ने मुनमुन को देखा। कितनी खूबसूरत लड़की है। ये गाउन तो उस पर कितना सुंदर लग रहा है। आज तक मैंने इतना सुंदर गाउन कभी नहीं देखा। ये कितना सफेद और चमकदार है। लेकिन मैं इसे और भी खूबसूरत बना सकता हूँ। कैसे? स्टारडस्ट मेरे दोस्तों, चलो हम उस लड़की के गाउन पर थोड़ा स्टारडस्ट छिड़कते हैं। आओ हम इसे और चमकदार बना दें। हाँ, चलो चलो करते हैं। और फिर जब मुनमुन पार्टी में पहुंची, ओह, ये लड़की कौन है? कौन वो? हे भगवान, ये तो मुनमुन है। वो गाउन देखो, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। इसके गरीब पापा कैसे खरीद सकते हैं? मम्मी, वो कौन है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन ये जरूर तय है कि वो इस पार्टी का सबसे चमकता सितारा है। क्या मैं उसे अपना केक काटते वक्त साथ में खड़ा होने के लिए पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा। सिपाही, उस लड़की को ऊपर तक लेकर आओ। प्यारी बच्ची,
क्या तुम राजकुमार के साथ खड़ी हो सकती हो जब वो केक काटेंगे? जी बिल्कुल महारानी। और इस तरह से ये रात मुनमुन की जिंदगी की सबसे सुंदर रात बन गई। जब राजकुमार केक काट रहा था तो वो उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी। तो अगर आपका दिल साफ है तो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई जादू जरूर होगा, जैसा कि हमारी प्यारी सी मुनमुन के साथ हुआ।